हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं भारतीय संसद। भारतीय संघ की विधायक शक्ति भारत की संसद में सन्निहित है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। वह दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान करता है तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है। उसकी स्वीकृति के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। जब कभी संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह इस संबंध में अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश को वही बल प्राप्त होता है जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम को प्राप्त है। संसदीय संप्रभुता। भारतीय संविधान में संसद को ना तो प्रभुत्व संपन्न माना गया है और ना ही गैर प्रभुत्व संपन्न, बल्कि यह दोनों के बीच की स्थिति को अपनाया गया है। संसद किन अर्थों पर संप्रभु है? संप्रभु मतलब सबसे ऊपर, सर्वोपरि। एक तरीके से सबसे पहले इसका ही माना जाएगा। सबसे पहले संसद के जो भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, अध्यादेश या फिर आदेश, एक ही बात है, जो भी आदेश जारी किया जाएगा वो संसद किन अर्थों पर संप्रभु है, यानी कि सबसे पहले माना जाएगा। संविधान की आधारिक संरचना के भीतर संसद को किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सभी वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद बजट का अनुमोदन करती है तथा विभिन्न समितियों के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था को सुनिश्चित करती है। भारतीय संसद का न्यायपालिका पर भी नियंत्रण होता है। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र एवं न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। साथ ही न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाकर उन्हें पदच्युत यानी पद से पदच्युत करने का अधिकार भी संसद को ही है। संसद की समिति सीमित प्रभुसत्ता। भारत में से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि क्या हो जाता है, दोबारा जांच करना, एक तरीके से दोबारा देखना किसी भी चीज़ का अधिकार प्राप्त है। वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की विधि संगतता की जांच करती है और उसे अविधि मान्य भी घोषित कर सकती है। संसद खासकर लोकसभा का गठन कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति करता है। साथ ही उसका विघटन भी कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। प्रत्यायोजित विधायन के कारण संसद के कानून निर्माण की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके तहत विधि का निर्माण संसद द्वारा न होकर गैर संसदीय निकायों द्वारा होने लगता है। भारत में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो, खासकर जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 1988 का डाकतार विधेयक तथा 1991 का सांसद भत्ता विधेयक। मजबूत कार्यपालिका की स्थिति में संसद के अधिकार सीमित हो जाते हैं और कार्यपालिका मनमाने ढंग से काम करने लगती है, जैसा कि 1975 में आपातकालीन के दौरान हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन को अपनाया गया है। अब आ जाते हैं लोकसभा पर। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। मूल संविधान में इसके सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर विभिन्न संशोधनों के द्वारा इस संख्या में परिवर्तन होता रहता है। हालांकि 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 की गई, परंतु 1987 के गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी, जिसमें राज्यों के 530 सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों में 20 सदस्य होंगे। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में इसको 545 सदस्य हैं। इसके साथ साथ इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण भी किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वह वोट देने का अधिकारी होता है। लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए तथा स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है।
लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं जरूरी हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। यदि वह सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन हो, यदि वह पागल है, यदि वह दिवालिया हो, भारत का नागरिक ना हो, संसद की किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अब आ जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की प्रथम बैठक में लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है और उसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष से यह आशा की जाती है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से कार्य करे। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचन से लेकर लोकसभा के विघटन के पश्चात नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक होता है, लेकिन 14 दिन की पूर्व सूचना पर उसे एक संकल्प द्वारा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। लोकसभा अध्यक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सदन की दोनों बैठकों की अध्यक्षता करना व सदन में अनुशासन व व्यवस्था बनाए रखना है। उसके द्वारा ही बैठक के प्रारंभ और समापन का समय निश्चित किया जाता है। जब सदन में किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन की बैठक स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। यदि सदन में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए या फिर सदन के सदस्यों की गणपूर्ति न हो तो वह सदन की बैठक स्थगित कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। यदि अध्यक्ष किसी विधेयक के विषय में यह निर्णय देता है कि वह धन विधेयक है तो उसका निर्णय अंतिम होगा। सदन में किसी विषय पर पक्ष तथा विपक्ष के मत समान होने पर लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अपने विवेक के आधार पर उसे अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार प्रदान कर सकता है। अध्यक्ष सदन में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। लोकसभा में याचिकाएं पेश करने के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक होती है। लोकसभा की समितियां जैसे कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, नियम समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में ही काम करती हैं और अध्यक्ष ही इनका सभापति होता है। अध्यक्ष विधेयकों तथा संकल्पों में प्रस्तावित संशोधनों के पटल पर रखता है। वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। लोकसभा की प्रक्रिया एवं नियमों से संबंधित मामलों में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य संपूर्ण पत्र व्यवहार अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। सदन का सुचारू कामकाज एवं संसदीय प्रणाली की सफलता काफ़ी हद तक अध्यक्ष की भूमिका पर निर्भर करती है। अतः अध्यक्ष को अपनी जिम्मेवारियां बिना किसी भेदभाव के दलगत स्थिति से ऊपर उठकर निभानी चाहिए। दुर्भाग्य से भारत में ऐसी स्वस्थ परंपरा उभर कर सामने नहीं आई है। सदन के सुचारू कामकाज के लिए सरकार एवं विपक्ष के बीच संतुलन आवश्यक है। सरकार को जहां सदन में अपने कामकाज का ब्यौरा रखने का मौका मिलना चाहिए, वहीं विपक्ष को सरकार की आलोचना करने एवं उसकी विफलताओं को उजागर करने का अवसर भी मिलना चाहिए। ब्रिटेन में अध्यक्ष की निष्पक्षता की एक लंबी स्थापित परंपरा है। वहाँ जो व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता है वह दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है और पुनः दल में वापस नहीं लौटता। वहाँ अध्यक्ष का निर्वाचन भी दलगत आधार पर नहीं होता। भारत में अभी इस तरह की परंपरा स्थापित नहीं हुई है। इस कारण अक्सर अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठते रहे हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष की तरह वह भी लोकसभा का सदस्य होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है। अध्यक्ष के अनुपस्थित होने की स्थिति में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करता है। अगर उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। जब वह सदन की अध्यक्षता करता है तब वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता, पर मत विभाजन पर समान मत की स्थिति में वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। यह धातव्य है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष का सहायक नहीं होता। वह अपने कार्यों के लिए सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है, पर वह निम्न स्थितियों में अपने पद पर बना नहीं रहता। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, यदि लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित अपना त्यागपत्र सौंपता है, यदि वह लोकसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटा दिया जाता है,
ऐसे किसी भी प्रस्ताव की सूचना उसे 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। 10वीं लोकसभा तक सामान्यतः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सत्ताधारी दल से ही चुने जाते थे, पर 11वीं लोकसभा के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों में यह सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल से एवं उपाध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाए। तब से इसी परंपरा का पालन किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का प्रावधान पहली बार 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा किया गया था। ये दोनों पद पहली बार 1921 में अस्तित्व में आए। आरंभ में इस पद का क्रमशः प्रेसिडेंट एवं डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। 1921 में फ्रेडरिक हवाइंट प्रेसिडेंट और सजयवानंद सिन्हा डिप्टी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। वे इस पद पर 1925 में चुने गए थे। विट्ठल भाई पटेल कौन थे? पहले भारतीय थे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेता प्रतिपक्ष। भारत में नेता प्रतिपक्ष के पद का प्रावधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के आधार पर किया गया है। यद्यपि आरंभ में इस पद को वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, पर लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष माना जाता है। 1977 ईस्वी में संसद ने इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के द्वारा नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्रदान की गई एवं उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इस प्रस्ताव में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े दल के नेता को, जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 हो, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी राजनीतिक दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 भाग से कम सीटें प्राप्त होती हैं, तो उस पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होगी। यही कारण है कि 16वीं लोकसभा में कांग्रेस को पर्याप्त सीटें प्राप्त न होने के कारण उसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया। अब आ जाते हैं राज्यसभा। संघीय राज्य की एक मुख्य विशेषता द्वितीय सदन की उपस्थिति है। अमेरिका में इसे सीनेट एवं भारत में इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। यह राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। अमेरिकी सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में सदस्यों की कुल संख्या 100 है। इसमें अमेरिका के सभी 50 राज्यों के 2-2 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत के ऊपरी सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व की समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। भारत में प्रतिनिधित्व का आधार राज्यों की जनसंख्या है। इसी कारण राज्यसभा में बड़े राज्यों के प्रतिनिधि अधिक और छोटे राज्यों के प्रतिनिधि कम हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे लोगों में से मनोनीत किए जाएंगे जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान व अनुभव हो। शेष 238 सदस्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाएंगे। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि उस विधि से निर्वाचित होंगे जिसे संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं: उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा हो उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम शामिल हो, वह संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखता हो, वह संसद की किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो। राज्यसभा का महत्व क्या है? राज्यसभा का महत्व: भारत में राज्यसभा संघीय सदन के रूप में कार्य करती है। इसके सदस्य संघ के घटक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, अतः इसके सदस्य राज्य के हितों का संरक्षण करते हैं। राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना एवं अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। कभी कभी लोकसभा के समय पूर्व विघटित करने की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में राज्यसभा के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व एवं निरंतरता बनी रहती है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राज्यसभा आपात प्रावधानों का अनुमोदन कर सकती है। लोकसभा में तत्कालीन जनभावना के आधार पर व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं, पर राज्यसभा में ये परिवर्तन धीमी गति से होते थे। उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के माध्यम से राजनीतिक संतुलन बना रहता है। राजनीतिक दबाव में सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो राष्ट्र हित में ना हो, जैसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग। ऐसी स्थिति में राज्यसभा में लोकसभा
से भिन्न राजनीतिक संतुलन होने के कारण राज्यसभा इस कदम को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्यसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका लाभ राज्य सभा के माध्यम से देश को मिल सकता है। इसके साथ दीर्घकालीन मसलों पर भी अधिक ध्यान दिया जा सकता है। संसद के कार्य विधि निर्माण। संसद का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है। इसे संघ सूची तथा अवशिष्ट विषयों, वे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में भी न हो पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार है, इससे समवर्ती सूची के विषय पर भी विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि संसद द्वारा निर्मित विधि का राज्य की विधि से विरोध हो तो जिस सीमा तक राज्य की विधि संसदीय विधि के विरुद्ध करे होगी, संसदीय विधि को वरीयता मिलेगी। वित्तीय नियंत्रण। संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट की स्वीकृति के बाद ही सरकार राजकोष से धन खर्च कर सकती है। सरकार की कर एवं अनुदान की मांगें तभी प्रभावी होती हैं जब संसद उन्हें स्वीकृति प्रदान कर देती है। संसद वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च की जांच पड़ताल भी करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा को मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त है। जब कभी ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद के दोनों सदन प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर चर्चा करके, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करके, कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश करके तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उद्यम समिति, शासकीय आश्वासन समिति, विशेष अधिकार समिति, प्रदत्त विधान समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। इनके कारण कार्यपालिका सदैव सतर्क रहती है, पर भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण काफ़ी कमज़ोर है। इसका कारण यह है कि संसद में अधिकतर कामकाज विशुद्ध रूप से दलीय आधार पर होते हैं। इसके फलस्वरूप सरकार अपने गलत कार्यों एवं विफलताओं के बावजूद संसद का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहती है। इसके अलावा संसद का कामकाज अक्सर हंगामे एवं नारेबाजी से प्रभावित होता है। इस कारण संसद सरकार के कामकाज की सूक्ष्मता से जांच करने में असफल रहती है। समितियों की जांच भी अक्सर अप्रभावी रहती है क्योंकि बहुत से सदस्य इसके कामकाज में रुचि नहीं लेते। अक्सर समिति की रिपोर्ट आंतरिक एवं औपचारिक होती है, पर संसदीय आलोचना का कुछ भय सरकार एवं मंत्रियों पर आवश्यक बना रहता है। अब आ जाते हैं संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे विधेयक को प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान के संघीय रूप को प्रभावित करने वाला हो तो उसकी पुष्टि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से होनी आवश्यक है। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न है: राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका, शक्ति की सीमा, संघीय क्षेत्रों में उच्च न्यायालय स्थापित करने की संसदीय शक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संगठन और शक्तियाँ, संघ और राज्यों में वित्तीय शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान में संशोधन करने की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति काफ़ी व्यापक है। वह संविधान के किसी भाग में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है तथा उसे समाप्त भी कर सकती है, किंतु उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार संसद संविधान के मूल संरचना में कोई संशोधन नहीं कर सकती। अब आ जाते हैं अन्य अधिकार। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। संसद के दोनों सदन महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायाधीशों को भी एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा उनके पदों से हटा सकते हैं। अब आ जाते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। साधारण विधेयकों के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियां लगभग बराबर हैं। ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने अथवा लोकसभा द्वारा लगाए गए महाभियोग की जांच करने की शक्ति राज्यसभा में निहित है। उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने के संबंध में भी उससे लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है।
लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों संविधान में संशोधन करने की समान शक्ति रखते हैं। दोनों सदनों में से कोई भी संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। लोकसभा व राज्यसभा दोनों राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है तथा अन्यथा निश्चित अवधि के पश्चात वह अवैध हो जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। लोकसभा में पारित कर दिए जाने के पश्चात जब ऐसा कोई विधेयक राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत संशोधित करने की शक्ति में अथवा उसे लोकसभा को वापस न भेजे जाने की स्थिति में धन विधेयक 14 दिन के पश्चात राज्यसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, ऐसा मान लिया जाता है। लोकसभा को राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की पूर्ण शक्ति है। वैसे तो आपातकाल की घोषणा का लोकसभा व राज्यसभा दोनों द्वारा समर्थन आवश्यक है, लेकिन राज्यसभा का महत्व उस समय और अधिक बढ़ जाता है जब आपातकाल की घोषणा के समय या घोषणा के पश्चात लोकसभा भंग हो गई हो। ऐसी स्थिति में इस घोषणा का राज्य सभा द्वारा समर्थन आवश्यक होता है। साधारणतः राज्य सूची पर राज्य के विधानमंडल की ही कानून बनाते हैं, किंतु यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राज्य सूची में वर्णित किसी एक या अधिक विषयों ने राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया है और उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहते हैं, पर इन्हें अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई भी अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए नई सेवाओं की आवश्यकता है, तब वह सेवा स्थापित हो जाती है। भारत की कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अन्यथा अन्य उपायों से मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है। इसके साथ ही वह मंत्रिमंडल के कार्यों की आलोचना करके उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। जहाँ तक राज्यसभा का प्रश्न है, यद्यपि वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करके उसे अपदस्थ नहीं कर सकती, फिर भी राज्यसभा मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव रखकर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इस प्रकार जहां लोकसभा का मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है, वहीं राज्यसभा मंत्रिपरिषद पर आंशिक रूप में नियंत्रण रखती है। अब आ जाते हैं संयुक्त संशोधन, जो करेंगे हम पार्ट 2 में। ठीक है।